नमस्कार। देखते हैं आगे का टॉपिक जो कल वाला बच गया था वो राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु को हमने कल समझा था कि राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय मौसम विभाग और राजस्थान सिंपल बात करूँ तो मैं 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला इसमें 3 ऋतुएं बताई थी। इसमें सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के प्रश्न कौन कौन सा प्रश्न बनता है देखते समझते हैं इसको। देखिए ग्रीष्म ऋतु पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ग्रीष्म ऋतु पर आपको पता है ग्रीष्म ऋतु यानी ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा पर सीधा सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इस कारण से अपने यहाँ पर ये गर्मी बढ़ जाती है अर्थात तापमान बढ़ जाता है। और जब राजस्थान में तापमान बढ़ जाता है यानी कि कहें तो 25 डिग्री के आसपास अपने जैसलमेर के आसपास अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो यहाँ पर आकर के और वो टिक जाता है। तो यहाँ पर तापमान है वो सबसे कम रहता है और तापमान कम रहेगा तो आपको पता तापमान अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और वायु दाब गिर जाएगा। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में जब मई जून जुलाई के अंदर आपको बताता हूँ कि तापमान यहाँ बढ़ गया और बढ़ने के कारण से और ये वायु दाब की बात करता हूँ। वायु दाब पहली बात तो वायु दाब मापने का यंत्र क्या होता है। वायु दाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। कौन सा होता है? बैरोमीटर। और वायु दाब मापने की इकाई पूछी इकाई तो ये होगा बैरोमीटर की बजाय मिली बार एमबी मिली बार है वो वायु दाब मापने की इकाई है। जैसे आपने कभी थर्मामीटर का नाम सुना होगा। थर्मामीटर पहले बुखार नापा करते थे यानी कि तापमान मापा करते थे जीभ के नीचे दबा करके। वो तो तापमान मापने का यंत्र है लेकिन उसमें इकाई क्या है? उसमें इकाई सेंटीग्रेड या फारेनहाइट कितना तापमान। इस प्रकार से ये मिली बार इकाई है। तो बता देता हूँ आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करूँ मैं आपको यहाँ से यहाँ ये बाड़मेर हो गया, ये जैसलमेर हो गया और ये बीकानेर हो गया। ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, जून जुलाई की बात हो रही है जब सूर्य की सीधी किरणें जून में अर्थात ये 21 जून को कर्क रेखा पर गिरती है। उस समय अपना वायु दाब है वो 997 मिली बार आ जाता है। बल्कि सामान्य वायु दाब होता है 1013 मिली बार। ये समुद्र तट के आसपास सामान्य वायु दाब होना चाहिए। अब देखो कितना गिर गया है 997 आ गया। 997 में अगर वायु दाब गिर गया हवा का दबाव है वो कम हो गया क्योंकि हवा ऊपर उठ गई है। तो हवा का दबाव कम हो गया है तो उसको हवा को भरने के लिए जो खाली स्थान भरने के लिए हवाएं चलेंगी। तो ये पहला प्रश्न याद रख लेना। 997 में जो मिली बार है एमबी है ये समरेखा कौन सी जिलों से होकर गुजरती है? तो बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर। और अगर यही 998 में पूछा जाए तो 998 में ये बता देना आपको। कौन सा बताओगे? ये इस प्रकार से जैसे ये आ गया आपका जालौर पाली अजमेर है ना, आगे जयपुर ये होता हुआ ये 998 मिली बार हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर 999 पूछा जाए आपसे तो 999 ये बताइए आप 999 मिली बार यानी इसमें आ जाएगा आपके जैसे उदयपुर सिरोही का कुछ भाग है, फिर बाद में आ गया चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा बारा ये 997 मिली बार हो जाएगा। इस प्रकार से ये एमबी यानी मिली बार से संबंधित भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सी समरेखा वायु दाब है वो राजस्थान से गुजरती है। तो 997 पूछे 998 पूछे 999 ये 3 ही है मुख्य रूप से यही पूछते हैं। फिर उसके बाद में 1000 फिर आगे बढ़ता जाता है क्योंकि 1013 हो जाएगा तो बिल्कुल हवा चलेगी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ग्रीष्म ऋतु से एक बात आपके समझ में आ गया होगी। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, जब तापमान यहाँ बढ़ गया है और वायु दाब गिर गया है तो हवाएं चलेंगी और हवाएं चलने से वायु भंवर बनते हैं। क्या बनते हैं? हवा के झकोले बनते हैं वायु भंवर। और वायु भंवर है आपने खूब देखे होंगे। वायु भंवर किसको बोलते हैं? वायु भंवर अपने भगुल्या को बोलते हैं। भगुल्या कई जगह भगुल्या बोलते हैं, कई जगह भगुल्या बोलते हैं। भगुल्या जो कई बार घूम करके आता है ना वो आंधी का बिल्कुल स्पीड से, तो उसमें कई बार कई लोग सामान्य लोग हैं वो अर्थात खेतों में जो किसान काम करते हैं वो कोई तलवार लेके खड़ा हो जाता है, कोई कुल्हाड़ी लेके कि इसमें भूतनी है और वो अपने जैसे खेतों में जो मतलब कटाई करते हैं अपने जैसे कहीं तो फसल की, तो फसल को उड़ा करके बिखेर देता है, उसको बोलते हैं भगुल्या। वो वायु भंवर होते हैं वास्तव में। और वायु भंवर जब तेज हवाओं का संपर्क कर लेते हैं तेज हवाओं का संपर्क कर लेते हैं
तो फिर वो क्या बन जाते हैं, फिर वो बन जाते हैं आंधी तूफान, फिर आता है वो आंधी या तूफान। तो ध्यान रहे ये जो आंधी है, आंधी सर्वाधिक कौन से जिले में आती है, तो सर्वाधिक आती है श्री गंगानगर जिले में। आंधी है वो 27 दिनों तक आती है गंगानगर जिले में। सबसे ज़्यादा पूछ ले, सबसे ज़्यादा दिनों तक आंधियाँ कहाँ चलती है, तो श्री गंगानगर में। कितने दिन, 27 दिन। आंधी बता दिया मैंने आपको, भगुलिया से आंधी बनी है तेज हवाओं का संपर्क करके। और सबसे कम दिनों तक 3 दिन तक अजमेर में चलती है। कई जगह आपको झालावाड़ भी सुनना है, झालावाड़ तक आंधी नहीं पहुंचती, यानी अजमेर तक, क्योंकि यहीं पर यहाँ तक आपको पता है मरुस्थली भाग है, तो अजमेर में या झालावाड़ में सबसे कम 3 दिनों तक आंधियाँ चलती है। ये आंधी से संबंधित प्रश्न हो गए। ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, ग्रीष्म ऋतु में होता है ऐसा। और ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करूँ मैं, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा भी होती है। भारत की बात करूँ तो देखिए भारत में वर्षा होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होगी वो तो मानसून पूर्व की वर्षा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मानसून पूर्व की वर्षा। तो देखिए यहाँ जो केरल का तटीय भाग है, इसको मालाबार तट बोलते हैं, इसको आम्र वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा, क्योंकि आम की फसल अच्छी पकती उससे। और फिर फूलों की बौछार बोलते हैं, ये कर्नाटक में कौवा है, कॉफी है, उसके फूल आते हैं इस बरसात से, तो फूलों की बौछार बोलते हैं। बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात करूँ, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं काल वैसाखी। क्या बोलते हैं, काल वैसाखी। वैशाख माह में तेज गति से ये हवाएं चलती है, तो वो नुकसानदायक होती हैं। अकाल की तरह नहीं, नुकसान की तरह शब्द नाम है, लेकिन फिर भी कुछ जैसे चावल वगैरह खेतों में फायदा भी पहुँचता है। तो कुल मिलाकर के ये मानसून पूर्व की वर्षा का नाम है काल वैसाखी। फूलों की बौछार और आम्र वर्षा। अब बात करते हैं इसी ऋतु में, जब इसी ऋतु में तापमान बढ़ जाता है और वायु दाब गिर जाता है, तो आप बताया जो हवाएं चलेंगी उसको भरने के लिए वो गर्म ही चलेंगी, क्योंकि ग्रीष्म है तो गर्म ही हवाएं चलेंगी। उन गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं, गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू। पूछ रहे थे लू कौन सी ऋतु में चलती है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। लू किसे कहते हैं, तो लू किसे कहते हैं, अगर मान लो स्टूडेंट होगा, ये 6ठी 7वीं 8वीं या 4थी 5वीं का जो भी है बच्चे होंगे स्कूल के, वो हमेशा ही बोलते हैं गुरुजी लू ताती हवाओं को कहते हैं। ताती और गर्म एक ही होता है, या उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मैं नागौर में पहले पढ़ाता था, तो वहाँ एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बेटा लू किसे कहते हैं। मैंने पढ़ाया पहले कि गर्म हवाओं को, तो उसने ये नाम दिया कि गुरुजी जो बढ़ती बाहरी चाल है, बढ़तो बायरो, मान ले बात करो, बायरो बोलते हैं हवा को, और बढ़ती मतलब गर्म हवा। तो बढ़तो बायरन है, बढ़ती बायरो मतलब हवा, उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो जैसे भी याद कर लीजिए, समझने का तरीका है, बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा उस बच्चे ने अपने दिमाग से अपनी स्थानीय भाषा में जवाब दिया और यही पढ़ाई है। अगर आप उसको रट्टा फिक्शन करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, उस बच्चे के पूरी तरह समझ में आ गया। तो गर्म हवाओं को लू कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म जिला कौन सा होता है, तो गर्म जिला होता है चूरू। कौन सा होता है, चूरू सबसे गर्म जिला है। इसका 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, ध्यान रहे। और वैसे बात करूँ सर्दियों में, तो सर्दियों में -1 चला जाता है। अब इसका अंतर निकालें तो -1 और +49, तो 50 डिग्री तापमान का अंतर हो जाता है। तो सर्वाधिक तापांतर का जिला पूछे, तापांतर, तो उत्तर क्या बताओगे, चूरू। सर्वाधिक गर्म जिला पूछे तो उत्तर बताओगे चूरू। बार बार पूछते हैं प्रश्न, ध्यान रहे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सबसे ठंडा जिला पूछे, ठंडा, तो भी उत्तर क्या होगा, चूरू ही होगा, क्योंकि ठंडा आपको पता है -1 डिग्री, क्योंकि ये सर्दियों की बात होती है। तो ठंडा और गर्म और तापांतर सारे के सारे उत्तर क्या कर देना है, चूरू। ये चूरू का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के अन्य प्रश्नों की। तो ग्रीष्म ऋतु में ध्यान रहे, ये जब ये वर्षा होती है अपने मानसून पूर्व से संबंधित, तो ये ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि जैसे ये पश्चिमी हवाएं से, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये आगे बढ़ता है, और जो ही ये प्रवेश कर जाता है राजस्थान में, तो ग्रीष्म ऋतु पूरी पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद में कौन सी ऋतु आ जाती है, वर्षा ऋतु। तो नंबर देखते हैं दूसरा, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ग्रीष्म ऋतु के तो मैंने बता दिए सारे प्रश्न। अब वर्षा ऋतु के समझते हैं। देखिए वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में ध्यान रहे, अपने समझना होगा पहले भारत से, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, यहाँ से मानसून उठता है, और ये
इस प्रकार से ऐसे हवाएं जाती हैं, लेकिन कोरोलिसिस बल लगता है, इसके कारण से इसकी हवाओं का उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध ही भूमध्य रेखा से ऊपर, तो ये इसका क्लॉकवाइज घड़ी की तरफ इसका मुंह हो जाता है। तो ये देखिए दक्षिणी भाग यानी दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, इधर से प्रवेश करता है, केरल में प्रवेश करता है मानसून। तो इसलिए ये दक्षिणी और ये पश्चिम, तो इस मानसून का नाम क्या हो गया? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिणी और पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ता है तो इसकी दो शाखाएं बढ़ जाती है, एक तो अपने सीधे राजस्थान में जाती है और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो बंगाल की खाड़ी वाली घूम करके इस प्रकार से राजस्थान में आएगी, शाखा हो जाती है दो। दक्षिण पश्चिम मानसून तो एक ही है, लेकिन इसकी शाखाएं दो हैं, एक तो अरब सागर शाखा, अरब सागर इधर है, और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो दोनों शाखाओं से अपनी बरसात होती है। तो देखिए अरब सागर शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है अपने राजस्थान में, सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। ये 15 जून से 17 जून के बीच में प्रवेश करती है। तो जब पहली बार वर्षा होती है राजस्थान में तो उसे बोलते हैं मानसून प्रस्फोटन। कहीं भी बरसात पहली बार होगी मानसून की तो उसे बोलते मानसून प्रस्फोटन। प्रश्न आता है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो 15 जून, 16 जून, 17 जून, इसमें एक आएगा, कोई सा भी कर देना। और सबसे पहले किस जिले में होता है? तो बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में। पूछ लें कि वर्षा ऋतु में कौन सा मानसून सबसे पहले, कौन सा मानसून राजस्थान प्रवेश करता है? तो इसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कहाँ प्रवेश करता है? सबसे पहले बांसवाड़ा में। और इस प्रकार से आगे बढ़ता है। देखिए ये अपने अरावली है, क्या है? अरावली, इसकी कोई रुकावट नहीं होती, इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है। तो सबसे कम वर्षा होती है इस प्रकार से, नाचना है, ये तलोट है, इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और फिर आगे इधर बढ़ते हैं तो यहाँ तक 25 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क। बताया था मैंने पहले आपको, अर्ध शुष्क भाग इसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। और फिर यहाँ 50 सेमी है, ठीक है ना, अरावली के आसपास ये 50 हो गया, और फिर अरावली पूरा हो जाता है 60 हो गया, फिर ये पूरी मैदान है ये 80 हो गया, और यहाँ तक 100 हो गया। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये आर्द्र, क्योंकि वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की यानी कि वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा आर्द्र जिला, सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो उत्तर होगा झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? उत्तर होगा झालावाड़। जिला क्षेत्र की बात है, आर्द्र जिला और सर्वाधिक वर्षा वाला। सबसे कम पूज्य वर्षा कहाँ होती है? तो जैसलमेर में। कितनी होती है? मात्र 10 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में आता है। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? समवर्षा रेखा। तो दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर। बार बार प्रश्न आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, और मरुस्थल को दो भागों में 25 सेंटीमीटर करती है, क्योंकि आधा इधर आधा मरुस्थल इधर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इस पर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आगे क्या बनता है, देखिए महत्वपूर्ण ये बनता है, कई बार प्रश्न आ जाता है कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें ये ऑप्शन दे देते हैं कि राजस्थान में ये पश्चिम है और ये उत्तर है, उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण है और ये पूर्व है, दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा का वितरण बढ़ता है। तो बिल्कुल सही है। देखिए इधर 10 है, इधर बढ़ रहा है, वर्षा की मात्रा बढ़ रही है ना। ऐसे नहीं पूछ सकते हैं कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, तो ये बात भी सही है। अगर इसमें घटती की बजाय बढ़ता कर देता तो उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है। प्रश्न एक यहाँ ऐसे बना देते हैं। और फिर कहीं पर वर्षा कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, तो ध्यान रहे सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला हो गया झालावाड़, सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। सबसे कम वर्षा होती है वैसे फलोदी है या सम है, सम या फलोदी पड़ता है जोधपुर में, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। ये स्थान है वर्षा सबसे कम वर्षा वाले, 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है माउंट आबू में, माउंट आबू में यानी 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो है माउंट आबू। राजस्थान का शिमला कहते हैं इसे, आप चेरापूंजी कह सकते हैं राजस्थान का चेरापूंजी, क्योंकि चेरापूंजी मासिनराम गांव में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू में। जिला पूछे तो झालावाड़, स्थान पूछे तो माउंट आबू।
और औसत वर्षा देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 100 है। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है तो बताएंगे 57.5%। ये 57.5 यानी सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर, ये औसत वर्षा है। ध्यान रहे यही 10 सबसे कम है, सबसे ज्यादा है 100। तो अगर इसका औसत निकालें तो राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होगी 57.5 सेमी वर्षा। अब कई बार वर्षा से संबंधित प्रश्न आ जाता है कि क्या आ जाता है, देखिए कि राजस्थान में अकाल पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो अकाल पड़ने का प्रमुख कारण देखते हैं, अकाल पड़ने का प्रमुख कारण तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ये आता है अनियमित, अपर्याप्त, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा होना। ध्यान रहे न तो नियमित होती, कई बार पूरी जुलाई सूखा चला जाता है, वर्षा होती ही नहीं, बीच में पहले वर्षा हुई फिर रुक गई। तो उसका रुकने का कारण ये होता है कि अपने जो मानसून आगे बढ़ता है ना भारत का, वो कई बार पेरू तट है, पेरू यानी अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, वहाँ से 10 या 5 वर्ष के दौरान एक मानसून तंत्र बनता है। क्या बनता है, मानसून तंत्र। वो मानसून तंत्र प्रभावित करता है, वहाँ से एक ठंडी धारा बह करके अगर अपने हिंद महासागर तक आ जाए तो यहाँ का क्षेत्र है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया तो वायुदाब है वो बढ़ जाएगा, तो वो वायुदाब धकेलेगा इसको, मानसूनी हवाओं को, और धकेलेगा तो तेज वर्षा होगी। उसको तो बोलते हैं ला नीनो। क्या बोलते हैं, ला नीनो। ला नीनो के कारण से आप देख रहे कई बार जून जुलाई में आता है एक 12वें नाम ला नीनो, अल नीनो। ला नीनो के कारण वर्षा अधिक होती है, बस ये समझ लो आप, वर्षा अधिक होती है। और यहीं पर अल नीनो हो गया, अल नीनो, तो ये मान लीजिए अकाल पड़ेगा, वर्षा होगी ही नहीं, रुक जाएगी वर्षा। ये अल नीनो है उस मानसून को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि इधर भी तापमान अधिक हो गया, इधर भी तापमान, तो दोनों तरफ खिंचाव मारता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता, वायुदाब का संतुलन बिगड़ जाता है। तो अल नीनो और ला नीनो में अंतर ये है, ला नीनो के कारण वर्षा लाओ, और अल नीनो का मतलब ये है अकाल पड़ गया। तो ये अकाल भी पड़े हुए हैं, ध्यान रहे। अपने छप्पनिया का अकाल माना जाता है, छप्पनिया का काल, कई बार पूछते हैं छप्पनिया का काल, ये संवत छप्पनिया था, छप्पनिया का काल। तो संवत 1956 में पड़ा था, 1956 ये संवत है, ये 57 वर्ष आगे चलता है। तो 57 अगर इसमें घटाएंगे तो 1899 ईस्वी आ जाएगा। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि छप्पनिया का काल कब, कौन सी ईस्वी सन में पड़ा था। तो छप्पनिया का काल 1956 में पड़ा था, लेकिन ये विक्रमी संवत हो गया, विक्रमी संवत हो गए तो सही है। लेकिन ईस्वी सन में पूछते हैं, तो ईस्वी सन में पूछे तो 57 घटा देंगे, क्योंकि 57 वर्ष आगे चलता है विक्रमी संवत, 57 वर्ष आगे, 57 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी विक्रमी संवत की, तो इसलिए इसको घटाएंगे तो 1899 हो जाएगा। एक छिन्नवे का काल भी प्रसिद्ध है, छिन्नवे, ये कई बार बोलते हैं नागों की तरह, छिन्नवे में एक काल पड़ा था। तो छिन्नवे का मतलब ये हुआ कि छप्पनिया का एक छिन्नवे, अर्थात इसमें 40 और जोड़ दो, अगर 40 इसमें जोड़ेंगे तो ये 1939 में एक अकाल और भी पड़ा था। तो छप्पनिया का और छिन्नवे का अकाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय ना चारे, अन्न और जल तीनों चीज़ों की कमी हो गई थी, वही वो एक अकाल होता है। अनियमित का मतलब समझ होगा, अपर्याप्त का मतलब कहीं पर वर्षा ज़्यादा होगी, यानी बीकानेर में कम होगी और चूरू में अधिक होगी, और इस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता। तो इसलिए ये भी एक कारण है। अनिश्चित, निश्चित नहीं है, यानी कि कभी बरसात हो गई कभी नहीं हुई, कई स्थान पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कम बरसात हुई, कभी हुई नहीं। तो इस कारण से यही मुख्य कारण होगा अकाल पड़ने का, अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा का होना। अब ये समझ में आ गया आपको वर्षा से संबंधित प्रश्न। अब यही अगर बात करें आगे के प्रश्न की, तो वर्षा काल के अलावा वर्षा मापी यंत्र है, वर्षा मापने का रेन गेज होता है। अब अगला है तीसरी जो ऋतु है वो है शीत ऋतु, अपने राजस्थान में शीत ऋतु। और शीत ऋतु के दौरान आपको पता है कि अपने मानसून है वो वापस लौट चला जाता है, और मानसून वापस लौट चला जाता है। तो देखिए क्या प्रश्न बनते हैं इस पर, मानसून वापस लौटता है। शीत ऋतु में 2 ही प्रश्न बनते हैं मात्र,
एक तो शीत ऋतु में उत्तर से जो हवाएं आती हैं उन्हें बोलते हैं शीत लहर। ये हिमालय से चल करके आती है शीत लहर। शीत लहर से पाला पड़ जाता है, पाला मतलब अपने फसलें खराब हो जाती है, बट ठंडी होती है वो शीत लहर होती है। एक दूसरा प्रश्न होता है शीत ऋतु में वर्षा होती है। पूछ लें शीत ऋतु में वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, तो उसमें ऑप्शन आ जाए दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये तो नहीं है क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून तो वर्षा ऋतु में आता है। दूसरा ऑप्शन आ जाए इसमें नंबर 2 चक्रवात। तो चक्रवात का कोई समय नहीं होता, कभी भी किसी भी समय है चक्रवात का कोई समय नहीं होता। और फिर उसके बाद में तीसरा ऑप्शन हो उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून ये भी गलत है। अर्थात शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है, मावठ कहलाती है, ध्यान रहे। तो पूछ रहे मावठ होने का प्रमुख कारण क्या है, तो चौथा ऑप्शन हो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, तो उत्तर क्या हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। यानी कि न तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है शीत ऋतु में, न उत्तरी पूर्वी मानसून जो लौटता मानसून उससे वर्षा होती है, न चक्रवातों से होती है। इनका ये जो शीत ऋतु में वर्षा होती है मावठ जिसको बोलते हैं, वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो ये प्रश्न बार बार आता है। देखिए मावठ किस ऋतु में होती है, तो शीत ऋतु में होती है। लगभग 10% वर्षा होती है। 90% वर्षा तो वर्षा ऋतु में हो जाती है, मावठ से 10% वर्षा होती है और शीत ऋतु में होती है। ध्यान रहे उस समय मावठ होती है तो फिर कोहरा छा जाता है अपने यहाँ। तो मावठ का और दूसरा प्रश्न ये पूछ लें कि मावठ होने का प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण तो अभी बताया था मैंने, ये हमेशा ध्यान रहे। मावठ का प्रश्न आ गया तो यही बताना है आपको पश्चिमी विक्षोभ। मावठ होने का प्रमुख कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। अगर ये नहीं आता ऑप्शन में, अगर हवाएं पूछ लेते हैं तो ये उत्तरी दिशा हो गया और ये हो गया पश्चिम दिशा। तो यहां से जो हवाएं आती हैं जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं, यानी कि कौन सी हवाओं से मावठ होती है, तो हवाएं पूछे तो बताएंगे उत्तर पश्चिमी हवाएं। और अगर प्रमुख कारण पूछेंगे तो जेट स्ट्रीम आए, चाहे अभिसंचरण क्षेत्र आए, चाहे अन्य चक्रवात नाम आए, लेकिन ऑप्शन में पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो उत्तर आपको पश्चिमी विक्षोभ ही करना है। फिर बता रहा हूं आपको मावठ किस ऋतु में होती है, मावठ शीत ऋतु में। प्रश्न ध्यान रख लेना, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। तो ये मावठ है, ये इस पर कई बार कृषि से जोड़कर प्रश्न पूछ लेते हैं। मावठ से कौन सी फसल सर्वाधिक लाभान्वित होती है, तो ये अगर आ जाए फसल लाभान्वित होती है, मान लीजिए प्रश्न आ गया लाभान्वित, तो इसमें ऑप्शन आ जाए गेहूं, और फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन आ जाए बाजरा, कपास, चावल। तो उत्तर क्या करोगे, गेहूं करना है। ध्यान रहे क्योंकि शीत ऋतु में गेहूं ही होती है ये रबी की फसल, और इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो बार बार प्रश्न आता है कि मावठ से सर्वाधिक फायदा कौन सी फसल को होता है, तो गेहूं को होता है। इस प्रकार से ये आपका जो जलवायु संबंधित टॉपिक है वो पूरा हो गया, और ये मैं आशा करता हूँ आपके पूरी तरह समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, नेट भी ज़्यादा चाहिए अपने को, 20-30 कम से कम GB चाहिए, और यहाँ पर लॉकडाउन के कारण कोई संसाधन है नहीं, न स्टैंड है न कुछ टाइम है, क्योंकि रात्रिकालीन मेरी खुद कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी लगी हुई है। जो प्रवासी आ रहे हैं, जो अदर राज्यों से आ रहे हैं, राजस्थान के अदर जिलों से आ रहे हैं बीकानेर में, तो उनका पूरा बायोडाटा रखना पड़ता है। पूरी रात भर ड्यूटी वहाँ देते हैं, दिन में वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि बच्चे जुड़े रहें, आपके दिमाग में टेंशन न बढ़े कि ये कोरोना है, पता नहीं क्या महामारी आ गई, क्या बीमारी है। ध्यान रहे, मैं तो समझता हूँ कि कोरोना को आप अपने दिमाग में नहीं बैठाएं, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ध्यान रखें, तो कोरोना कुछ नहीं है, घर पर रहें बस। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया है तो कोरोना हो गया तो एक दिन में दूर भी हो जाएगा। एक तरह से बुखार जुकाम खांसी है, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो तुरंत ही वो यानी दूर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है बस, ये थोड़ा सा नुकसान ये पहुंचाता है, अगर आप थोड़ा दूसरे से संपर्क कर लेंगे तो किसी दूसरे भाई की अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसको वो भगवान के पास पहुंचाने के मतलब पूरे चांस बैठा देता है। इस कारण से इस सरकार बचाव कर रही है कि जैसे तैसे करके इसकी रोका जाए, लोग यहाँ रुके रहें, ज़्यादा घूमे नहीं, मास्क पहने। ज़्यादातर ये मान लीजिए मास्क से सबसे ज़्यादा फायदा है। मास्क पहनने से अब आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है इस बात को, कि गर्मी इस टाइम में बहुत सारे बुखार जुकाम खांसी के पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन अब कोई नहीं कहता मेरा जुकाम खांसी बुखार है, क्योंकि वो भी एक फ्लू था,
मास्क नहीं पहनते थे तो हम उसके संपर्क में आते थे तो उस समय ना बुखार खांसी, अब वो उसके संपर्क में नहीं आते, कम से कम इस बीमारी से बचे हुए हैं। अब रही बात कोरोना की, तो कोरोना भी धीरे धीरे समाप्त होगा। देखो धरती पर प्रत्येक नहीं, हर समय अलग अलग समस्याएं आती हैं, मानव हर बार उस पर जीतता है, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे चलता है, आर्थिक नुकसान सबको होता है, अर्थव्यवस्था को फिर खड़े कर देते हैं। आपने जापान को देखा होगा, जापान तो हमेशा जूझता रहता है, वहाँ भूकंप आता है दिन में पता नहीं कितनी बार, और वो तबाह हो जाता है, फिर वो खड़ा हो जाता है। वहाँ के लोग मेहनती। अगर आप भी बैठे बैठे ये करेंगे कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, गहलोत जी ने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमें ये नुकसान हो गया, भाई सब आपको बचाने के लिए लग रहे हैं, तो आपको भी उसमें सहयोग करना चाहिए। कुछ किसी ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया, समस्याएं सबके सामने है, बचाने की कोशिश हो रही है। यानी कि अपने प्रधानमंत्री पूरे प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रयास कर रहे हैं बचाने के लिए आपको। जहाँ कोई आपको समस्या आती है वहाँ डॉक्टर्स वगैरह सब तैयार हैं, या फिर मान लीजिए कोई विशेष ज़रूरत है तो बिना पास के भी देखो जाने दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं बीमार लोगों को, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, पढ़ाई करें, भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे, जल्दी कोई और पोस्टें आई तो आपके सबके लिए फ़ायदेमंद रहे। धन्यवाद आप सबको। ये ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा, इसको शेयर ज़रूर करें और इसको कहें तो सब्सक्राइबर ज़रूर करवाएं जितने भी आप साथी दोस्त हैं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। देखिए आप मेरे पसीने आ रखे, मैं आपको एक स्टैंड दिखाता हूँ भाई आपको, क्योंकि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ ये देखिए आप। वीडियो बनाने का एक मेरा तरीका देखिए, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, मैं देखो किस प्रकार से ये यहाँ पर ये ना ये कूलर रखता हूँ, और कूलर रख करके और फिर ये देखिए ये दीपांशु की कोई गाड़ी है उसमें ये खांचे बनाए हैं मैंने, ये खांचे बनाए हैं, इस खांचों पर यहाँ मोबाइल सेट करता हूँ, और ये मेरा एक डस्टर है, ठीक है ना, और उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा पेन है ना, ये रखता हूँ, कई बार चलता नहीं है, ये कूलर है, ठीक है। और इस प्रकार से ये देखिए ये मेरा बोर्ड लगाया मैंने, है ना, इधर से मेरी कुर्सी रखी हुई है खाली, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैं इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी हवा ले लेता हूँ बीच बीच में, इसको बंद करके फिर से वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। तो थोड़ा आप भी मेहनत करें और इसमें सहयोग दें। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।